हे एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 29 जो कि 12 2025 को टारगेट कर रहा है। आज की इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये कार्बोहाइड्रेट आप देख लेते हैं तो फिर से कभी आपको मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जैसे टॉपिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसमें रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग सारे प्रकार के शुगर की बात हुई है। तो होप सो आप ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे। और अभी आप और पेन और पेपर लेकर के नहीं बैठे हैं तो आप पेन और पेपर जरूर लेकर के बैठे, क्योंकि इसमें जो नोट्स बनाया गया है, अगर आप उस नोट्स को बना करके एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं, वो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले भी आपको बता दें कि अगर आपने इस एकलव्य बैच को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए वहां से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 29 है। इसके पहले हमने 28 लेक्चर डाल रखे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन होता है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। मतलब कि हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कहने का मतलब है जिसमें OH बहुत सारे हो, OH की संख्या 3 से ज्यादा होता है तब उसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप। तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब उसके पास कायरल कार्बन मौजूद होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब कि वैसा पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब कि वैसा ग्रुप जिसमें एल्डिहाइड भी हो और साथ ही साथ उसमें 3 से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप भी लगा हुआ हो, जिसमें कीटोन ग्रुप भी हो और उसमें 3 से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप हो। तो एक बार उसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहेंगे और एक बार उसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। या इससे भी अगर आप सिंपल डेफिनेशन चाहते हैं तो कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, एकदम बहुत आसान सी बात है, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन हो गया। मैं डिफिनेशन पे यहाँ पे इससे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमसे 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद आपको एग्जाम्पल लिख देना है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, मैनोज, etc. तो these are the examples of carbohydrate। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर देखिए, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। इस कार्बन को कायरल कहा जाएगा क्योंकि इस कार्बन का चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए इस कार्बन को कायरल कहा जाएगा। और ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। और चूंकि यहाँ पर OH लगा हुआ है दाहिना तरफ, तो अगर सबसे लास्ट वाले कार्बन पर OH दाहिना तरफ हो तो उस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को D कहा जाता है। अगर OH लेफ्ट तरफ हो तो उस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को L कहा जाता है। तो यहाँ पर OH जो है ये राइट साइड में है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा D ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अगर इसी का मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि एक मिरर इमेज ले लिया, तो जैसे इसका मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ पर CHO तो रहेगा, ये वाला OH आ जाएगा लेफ्ट में और यहाँ का H आ जाएगा राइट में, और उसके बाद हो जाएगा CH2OH। तो अगर D कॉन्फ़िगरेशन को L में कन्वर्ट करना हो तो उसका मिरर इमेज लेना जरूरी होता है। मतलब कि केवल आप OH को उठा करके इधर ला दोगे और H को उठा करके इधर ला दोगे तो इसको कोई, मतलब कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में D से L में कोई कन्वर्जन नहीं होता है। अगर D को L में कन्वर्ट करना है तो पूरा का पूरा इसका मिरर इमेज यहाँ बनाना होगा। तो इसका मिरर इमेज यहाँ बना हुआ है। और चूंकि ये भी कायरल कार्बन है और यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट में है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक, अब देखिए इस डेफिनेशन का लिमिटेशन क्या है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो खाने में मीठे होते हैं, ज्यादातर ऐसा पाया जाता है। जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया या फ्रूट्स हो गया, वो सब लगभग खाने में, मतलब ऑलमोस्ट वो मीठा होते हैं, वो स्वीट होते हैं। इसका लिमिटेशन यहाँ पे, मतलब कि ये डिफिनेशन यहाँ पे आकर के फेल हो जाता है कि पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो CHO का होल Y के रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, यानी कि ग्लूकोज को आप ऐसे लिख सकते हो CHO का होल Y,
यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो C6H2O का होल 6। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि देखिए कार्बन 6 है, हाइड्रोजन हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन हो जाएगा 6। अब जैसे कि सुक्रोज लिखा हुआ है, तो सुक्रोज में देखिए C12 और यहाँ पे H22O11 है, तो H2O11 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान 6 है, y का मान 6 है, यहाँ पर x का मान 12, y का मान 12, मतलब ये भी लिखा हुआ है C12H22O11। ये ग्लूकोज है, ये सुक्रोज है। तो पुराने समय में ऐसा माना जाता था, ये ओल्ड डिफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट को CxH2O का होल y के रूप में हम लिख सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ओल्ड कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। बाद में पता चला कि भाई साहब अगर हम CH3COOH को अगर हम C2H4O2 लिखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज नीचे लिखा हुआ है। CH3COOH है जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड, और ये तो एसिड है। अब एसिटिक एसिड तो सिलिका में पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड को हम C2H4 और O2 है तो C2H4O2 भी लिख सकते हैं। अगर इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2O का होल ट्वाइस। अब देखिए ये तो CxH2O का होल y, इसको तो डायरेक्ट इस रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया, मतलब इसको भी तो कार्बोहाइड्रेट हो जाना चाहिए था पुराने जमाने के डिफिनेशन के अनुसार, बट दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, दिस इज एन एसिटिक एसिड। तो ये एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए ये जो डिफिनेशन दिया गया था ओल्ड वाला डिफिनेशन CxH2O होल ट्वाइस, यहीं पे आकर के इस कार्बोहाइड्रेट डिफिनेशन की लिमिटेशंस हो जाती है। आपको याद रखना है कि वे सारे यौगिक जो CxH2O का होल ट्वाइस को फॉलो करते होंगे वो कार्बोहाइड्रेट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने एसिटिक एसिड लिख रखा है। चलिए अब देखते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो ऐसे देखा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके नाम के अंत में OSE लगा हुआ होता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था। देखिए जैसे कि इसके अंत में OSE लगा हुआ है, सुक्रोज के अंत में OSE लगा हुआ है, लैक्टोज के अंत में OSE लगा हुआ है, मैनोज के अंत में OSE लगा हुआ है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके नाम के अंत में OSE लगा हुआ होता है, OSE ऐड होता है। ठीक है, तो इस चीज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो OSE लगा हुआ होता है। अब जैसे कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसको एल्डोज कहा जाता है, और एल्डिहाइड ग्रुप में ये ग्रुप आपको पता होगा। अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको कीटोज कहा जाता है, और ये वाला ग्रुप अगर आप नाम लिखिएगा तो देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और ये CH2OH, इसका नाम हो जाएगा ट्रायोएल्डोज। अगर यहाँ पे 4 कार्बन ला देते हैं, अभी मैंने अरेंजमेंट का कोई ख्याल नहीं रखा है, मैंने अपने खुद के मन से जहां मन करता है वहां पे H, वहां पर OH रखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। OH, H, OH, 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा टेट्राएल्डोज। ठीक, उसी प्रकार से अगर 5 कार्बन कर देते हैं COH, HCOH, H, CH2OH, 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंटाएल्डोज। ठीक है, अब 6 कार्बन कीजिएगा, देखिए C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर CH2OH आएगा। याद रखिएगा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तीसरा कार्बन जो होता है उस पे OH को लेफ्ट कर दीजिएगा, और बाकी सब में OH राइट कर दीजिए, और जो बॉन्ड बच गया उसको हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हेक्साएल्डोज, और यही ग्लूकोज है। तो इसमें स्ट्रक्चर बनाते समय इस बात का ख्याल रखना है कि तीसरा नंबर जो कार्बन होगा उसमें OH को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सब ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए ये वाला कार्बन काइरल है, ये भी कार्बन है, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है। तो
सवाल पूछा जाता है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब लिखना है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है 4। ठीक है, तो ग्लूकोज को हेक्साल्डोज भी कहा जाता है। अब जरा कीटोज वाला में देखते हैं, मतलब कि अगर कहीं पर अगर लगा हुआ है कीटोन ग्रुप, इसको कहा जाएगा ट्रायोकीटोज। फिर CH2OH है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक कार्बन और एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, इसका नाम हो जाएगा टेट्राकीटोज, क्योंकि इसमें 4 कार्बन लगा हुआ है। फिर अगर देखें तो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C, C, CH2OH, OH, OH, HH, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा पेंटोज। ठीक, अब फिर देखिएगा इसमें C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 और ये 6ठा नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर OH लेफ्ट में कर देना है, बाकी सब OH राइट में रहेगा। तो चूंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्साकीटोज। और इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको फ्रुक्टोज कहा जाएगा। तो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है उसको ग्लूकोज कहते हैं, फॉर्मूला वही होगा C6H12O6। ठीक है, और जिसमें कीटोन ग्रुप आ जाता है उसको फ्रुक्टोज कहा जाता है, इसका भी फॉर्मूला वही होगा C6H12O6। तो इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण करते समय क्या ध्यान रखना है कि इसके अंत में OH होता है, एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डोज, कीटोन रहेगा तो कीटोज। एल्डिहाइड में COH ग्रुप रहता है और कीटोन में C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों बॉन्ड कार्बन का फ्री होता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है और उसमें 3 कार्बन है तो ट्रायोल्डोज, 4 कार्बन है तो टेट्राएल्डोज, 5 कार्बन है तो पेंटाएल्डोज, और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। उसी प्रकार से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना है जिसको हेक्साल्डोज कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, जिसमें तीसरे नंबर कार्बन पर OH को आप लेफ्ट में रखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। कीटोन का नाम लिखेंगे तो अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोकीटोज, 4 कार्बन तो टेट्राकीटोज, 5 पर टेट्रापेंटोज, जैसे 6 पर आएंगे तो हेक्साकीटोज, और इसको फ्रुक्टोज भी कहते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है, बस उसका ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है तो फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप आ जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, और ग्रेन्स में सीरियल हो गया, ब्रेड हो गया, वेट हो गया, राइस, उसके बाद प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गया, बीन्स हो गया, स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गया, कॉर्न, पोटैटोज, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। इन सभी में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज पाया जाता है और इसे हम फूड के रूप में लेते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, ये भी आपको जानकारी के लिए याद रखना चाहिए। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जलांशन, मतलब अगर किसी चीज को जल के साथ, मतलब अगर किसी चीज में H2O ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। अगर उसमें से H2O रिमूव करते हैं तो उसको डिहाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। तो अगर इसमें H2O ऐड करेंगे तो जिसको हाइड्रोलाइसिस या जलांशन कहेंगे, तो इसके आधार पर पूरे कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आपको याद रखना है कि जलांशन यानी कि हाइड्रोलाइसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और तीसरा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। अब ये मोनोसेकेराइड क्या होता है? तो मोनोसेकेराइड उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिन्हें पुनः हाइड्रोलाइसिस करके छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता है, मतलब ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता है मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे डी ग्लूकोज हो गया, डी मैनोज हो गया, डी फ्रुक्टोज हो गया, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। अब डी का मतलब आप समझते होंगे कि लास्ट वाले कायरल कार्बन में अगर OH राइट साइड में है तब उसको डी कहा जाता है। जैसे कि देखिएगा एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हूं, यहाँ पर देखिए लास्ट वाला कायरल कार्बन है यहाँ। अब लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है इसमें OH राइट साइड में है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डी फ्रुक्टोज।
अब यहाँ देखिएगा, इसमें लास्ट वाला कायरल कार्बन पर OH राइट साइड में है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा डी ग्लूकोज। अगर L लेना है तो फिर इसका मिरर मतलब कि इसका जो मिरर इमेज है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको जाकर के आप L कहेंगे। डायरेक्ट आप इसको इधर और इसको इधर कर दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, बाकी सब में भी चेंजिंग करना पड़ता है, वो अभी आगे आपको करके दिखाएंगे। ये रहा मोनोसेक्राइड, जिसको पुनः मतलब कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं, जिसको पुनः हम जलांशित करके छोटे छोटे अणुओं में नहीं तोड़ सकते हैं, उसको मोनोसेक्राइड कहा जाता है। एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी फ्रुक्टोज, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब चलिए ओलिगोसेक्राइड, तो ये भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस कराने पर यह 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड में टूट जाता है। तो ओलिगोसेक्राइड की यही खासियत होती है कि जैसे ही हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ये 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड्स में टूट जाता है। जैसे कि डायसेक्राइड, अगर 2 अणु में टूटता है तो उसको डायसेक्राइड कहते हैं, 3 अणु में टूटा है तो ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन। तो डायसेक्राइड कहने का मतलब होता है कि यह 2 अणुओं में टूटता है। डायसेक्राइड के एग्जांपल क्या होगा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, etc। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, एज इट इज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सब किस प्रकार का सेक्राइड है, तो ओलिगोसेक्राइड है। तो ओलिगो में भी कैसा है, तो डायसेक्राइड है, और क्लास 12 में भी हमें डायसेक्राइड के बारे में ही पढ़ना होता है। अब चलते हैं ओलिगोसेक्राइड। तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस कराने पर 10 से अधिक मोनोसेक्राइड मिलता है, या इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइसिस कराने पर 10 से अधिक मोनोसेक्राइड में टूट जाते हैं। जैसे कि स्टार्च हो गया, अब स्टार्च को जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो n नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलता है। सेलुलोज हो गया, जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, मतलब कोशिका भित्ति का जो कोशिका भित्ति होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। और पता भी होगा कि स्टार्च कहाँ मिलता है, तो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में मिलते हैं। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तब यहाँ पे देखते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस टेस्ट तथा फीलिंग्स टेस्ट प्रदान करते हैं उसे रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। तो अभी फिलहाल में ये आपको डिफिनेशन याद रखना है कि रिड्यूसिंग शुगर वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, जो कि फीलिंग टेस्ट देते हैं। जैसे ऑल मोनोसेक्राइड्स, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जैसे कि लैक्टोज हो, जितने भी मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सारे, उसके बाद लैक्टोज, माल्टोज, ठीक। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस टेस्ट तथा फीलिंग टेस्ट प्रदान नहीं करते हैं उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। जैसे सुक्रोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जो सुक्रोज है ये कैसा, तो इस सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, इसलिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स को आपको याद रखना है। सुक्रोज कैसा शुगर है, तो सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और सुक्रोज का फॉर्मूला पता होगा आप सभी को, C12H22O11। अब देखो टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। तो ये जो टॉलरेंस टेस्ट होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अमोनिकल कहने का मतलब होता है NH4+ और सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। तो इस प्रकार के कंबाइनेशन को टॉलरेंस रिएजेंट कहा जाता है, जो कि एल्डिहाइड प्रदान करता है। तो एल्डिहाइड में जैसे हम टॉलरेंस रिएजेंट को डालते हैं तुरंत यहाँ से कार्बोक्सिलेट आयन, और इस प्रकार के टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आपको याद रखना है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट कहा जाता है। और फिर आते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि जो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट को देगा उसको रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो टॉलरेंस टेस्ट तो हमने देख लिया, अब देखते हैं फेलिंग टेस्ट क्या, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। तो पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, ठीक है, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट को फेलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। अब देखते हैं पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट क्या होता है। C+O, देखिए इसको कहा जाता है टाटारिक एसिड, OH OH H, ठीक है, ये टाटारिक एसिड है। अब क्या होगा, टाटारिक एसिड में से यहां से और यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक। जब
मतलब कि ये वाला ऑक्सीजन जब अपना एक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और ये वाला ऑक्सीजन जब अपना एक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, जहां पे एसिड ग्रुप रहता है वहीं से हाइड्रोजन रिलीज होता है। इसके बदले में सोडियम लगा देना है और उसके बदले में पोटेशियम लगा देना है, C+O, और यहाँ पे सोडियम लगाइए पोटेशियम लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, C+O, और यहाँ पर जब पोटेशियम लग गया तो यहाँ पे सोडियम लगा देना है, फिर OH हो गया, OH हो गया, H हो गया, H हो गया। और ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर बना है यही है फिलिंग्स रिएजेंट, इसको फिलिंग्स रिएजेंट कहा जाता है, फिलिंग्स रिएजेंट। और इसी का क्या नाम है, पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट। तो पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट का स्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है। अब चलिए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में यही बात आपको समझना है कि पहले देखना है कि सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन कौन है। अगर इस लास्ट वाले कायरल कार्बन के दाहिने साइड में OH है तो इसका नाम हो जाएगा D। अगर इसका D का मिरर इमेज लेते हैं तो मिरर इमेज लेने के बाद एकदम ऑब्वियस सी बात है कि जो OH है ये लेफ्ट में चला जाएगा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है L। या केवल ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हो तो आप देखिए कि उसमें लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है उसमें OH राइट में है कि लेफ्ट में है। अगर राइट में मिल जाएगा तो उसको D कह दीजिएगा, लेफ्ट में मिल जाएगा तो उसको L कह दीजिए। ये लिखा हुआ है D ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसको कहते हैं L ग्लिसरॉल्डिहाइड। नेमिंग ऑफ एल्डोज जो कि आपको बता दिया गया है। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, मतलब ग्लूकोज को हम कैसे बनाते हैं। तो सुक्रोज में हम H2O डालेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा और बीटा डी फ्रुक्टोज मिलेगा। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब H2O डालने का मतलब होता है इसका हाइड्रोलाइसिस कराना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, वही फॉर्मूला होता है C6H12O6, और बीटा डी फ्रुक्टोज का भी वही फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज एग्जामिनेशन में कितना बार पूछा गया है कि सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या क्या मिलता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, तो ग्लूकोज कैसा होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, और फ्रुक्टोज कैसा होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो डी ग्लूकोज को जैसे हम यहाँ पर रिड्यूस कराते हैं, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा हुआ है SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं इसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे डी ग्लूकोज को हम रिड्यूस कराते हैं ये तुरंत सॉर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें रिएजेंट क्या डालेंगे, हाइड्रोजन के साथ रेनी निकल डाल देंगे, या सोडियम बोरोहाइड्राइड डालेंगे, लिथियम एल्युमिनाइड डालेंगे। अब करके देखते हैं सॉर्बिटल क्या होता है। पहले हम आपको रिएक्शन करा के दिखाते हैं। देखिए हमारे पास से डी ग्लूकोज है 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद तीसरा नंबर कार्बन प्रवेश होता है लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। ये तो CH2OH है, H OH H H, ठीक है। ये है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कायरल कार्बन कायरल कार्बन कायरल कार्बन कायरल कार्बन, ये सबसे लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है इसमें OH है दाहिना तरफ, तो OH दाहिने तरफ है जिसके वजह से इसको क्या कहा गया है, डी ग्लूकोज कहा गया है। अब क्या होगा, इसको रिड्यूस कराएंगे। तो जैसे ही हम इसको रिड्यूस कराने के लिए इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। एजेंट कहने का मतलब है कि इसमें रेनी निकल डालेंगे हाइड्रोजन के साथ, या सोडियम बोरोहाइड्राइड डालेंगे, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे, तुरंत सॉर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सॉर्बिटॉल है, सॉर्बिटॉल। तो सॉर्बिटल करने का मतलब है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा CH2OH, बाकी सब सेम रहेगा C 1 2 3 4 5 6। मतलब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर OH है, H फिर H हो जाएगा, OH हो जाएगा, OH H OH
H CH2OH और इसी को सॉर्बिटल कहते हैं। ठीक, अब देखिए डी ग्लूकोज की रिएक्शन जैसे रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ कराया जाता है तब नॉर्मल हेक्सेन और 2 आयोडोहेक्सेन मिलता है। कहने का मतलब है कि आप डी ग्लूकोज का पहला स्ट्रक्चर बनाइए। एक दो तीन चार पाँच 6 OH, बाकी सब OH राइट में, OH H H H H। तो जैसे इसमें डाल देंगे रेड फास्फोरस प्लस HI, ये तुरंत नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कार्बन 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 कार्बन, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल हेक्सेन कहेंगे। प्लस 2 आयोडोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आ जाएगा आयोड, इसको कहते हैं 2 आयोडोहेक्सेन। ये भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। डी ग्लूकोज की प्रतिक्रिया जब रेड फास्फोरस के साथ कराई जाती है तो नॉर्मल हेक्सेन तथा 2 आयोडोहेक्सेन मिलता है। अब देखिए डी ग्लूकोज में जैसे आप टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे ये तुरंत ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या, सो देखिए H OH H OH H H OH OH H CH2OH, ये डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज में क्या डालना है, टॉलेंस रिएजेंट, यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालना है। ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड में। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, तो एल्डिहाइड के बदला में आप क्या कीजिए कि एसिड ग्रुप लगा दीजिए, C≡O और यहाँ पर आ जाएगा OH, बाकी सब सेम रहेगा। 1 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है, OH H H OH OH H OH H, ये हो गया CH2OH। तो इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अब देखिए, अब जैसे ही ग्लूकोज में कॉम्क HNO3 डालेंगे यहाँ पे मिल जाएगा सेक्रिक एसिड। अब ये सेक्रिक एसिड क्या होता है, तो फिर से जरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए, C≡OH 2 3 4 5 6, तीसरा नंबर कार्बन पर OH वगैरह राइट में, OH 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 CH2OH, यहाँ पर आ जाएगा H H H H, ये डी ग्लूकोज है। अब इसका रिएक्शन कराना है कॉन्क HNO3 के साथ, तो तुरंत क्या मिल जाएगा, सेक्रिक एसिड मिल जाएगा। सेक्रिक एसिड कहने का मतलब कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देना है और नीचे जो अल्कोहल ग्रुप है इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर C≡OH हो जाएगा, 1 2 3 4 और ऐसे कर देना है। और यहाँ पर OH H OH H OH H OH H, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH और ये CHOH की संख्या 4 है और बाकी COH, तो इसी को सेक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ग्लूकोज में कॉन्क HNO3 का रिएक्शन कराएंगे तुरंत क्या मिल जाएगा, सेक्रिक एसिड मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको ढेर प्रकार की चीजें बताई, और कार्बोहाइड्रेट में अगर 5 नंबर हो, 2 नंबर हो, 1 नंबर हो, इतना ही मोर देन इनफ होता है। ये डिफिनेशन हो गया, DL की बातें हो गई, लिमिटेशन बताया, फिर ये लिमिटेशन का एग्जाम्पल था, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का, ये फ्रुक्टोज की बात हो गई, उसके बाद एग्जाम्पल हो गया, फिर क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड का डिफिनेशन, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद नेमिंग तो बता ही दिया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ये सारा रिएक्शन। अगर आपको ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर चाहिए तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए।
क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा मैंने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, हावर्थ प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, सारा चीज के बारे में आपको बता रखा है। अगर आपको इस एकलव्य बैच में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट।